हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आर एस शर्मा। स्टूडेंट्स, अपनों ने चैप्टर डिस्कस किया था लास्ट वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट जो अपने शुरू किया उसके 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है अपने पास विद्युत धारिता। लेसन नंबर 4 है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसको करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने टॉपिक्स है वो अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इसकी अगर अपने इंट्रोडक्शन की बात करें या धारिता की बात करें, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो कितने टाइप के होते हैं। धारा बहने के दृष्टिकोण से अगर अपने देखें कि धारा बहे नहीं बहे, उस वे में अगर देखें तो पदार्थ के प्रकार अगर अपने देखें तो मैटर 3 प्रकार के जनरली लेते हैं अपने। एक चालक जिसको कंडक्टर कहते हैं अपने, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। चालक, कुचालक और अर्धचालक, 3 चीज़ें, 3 प्रकार के पदार्थ आते हैं। चालक जैसे अपने जानते हैं कि वो पदार्थ जिनमें धारा बहुत आसानी से बहती है। धारा कहो या दूसरे शब्दों में आप आवेश कह सकते हो कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह बड़ी आसानी से होता है, उसे अपने कहते हैं चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, चालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मेटल है वो चालक है। उसके अलावा भी जैसे देखिए अपने सोना, चांदी, तांबा, पृथ्वी, मानव का शरीर, अपना जो शरीर है वो भी कंडक्टर है। अम्ल, क्षार, ये सारे के सारे कंडक्टर है। इसका मतलब इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। सेकंड वन, कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ। इंसुलेटर किनको कहते हैं, इसका जस्ट अगर अपने विलोम देखें ऑपोजिट, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, उन्हें अपने कहते हैं कुचालक पदार्थ। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका अभी कारण देखेंगे अपने। और इसके एग्जाम्पल लकड़ी, अब्रक, कांच और शुद्ध पानी, प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। ये ध्यान रखें आप। मोम, एबोनाइट, ये सारे के सारे कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा आता है अपने पास अर्धचालक, जो अपने आगे सिलेबस में भी अपने बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में। शॉर्ट में मैं यहाँ बता दूँ कि सेमीकंडक्टर एक तरह से दोनों गुण पाए जाते हैं उसमें, चालक और कुचालक के गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामान्य तापमान पर, या यूं कहो कि कमरे के तापमान पर, तो ये कुचालक की तरह बिहेव करता है। किसकी बात कर रहे हैं अपने? अर्धचालक की। अर्धचालक, इसका मतलब सामान्य तापमान पर या कमरे के तापमान पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जैसे इसका तापमान बढ़ाते जाते हैं तो वैसे ये चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कुचालक, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें चालक के रूप में ये काम में आता है, या चालक की तरह व्यवहार करता है। इसके सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कई सारे एग्जाम्पल है अर्धचालक के, सेमीकंडक्टर के। अब इसको अपने देखते हैं कि क्या कारण है कि चालक में धारा इजीली बहती है, इसमें नहीं बहती, और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे। जैसे मैंने बताया कि अर्धचालक चैप्टर अपने बड़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें अपने बता रहे हैं कि धारा का प्रवाह आसानी से होता है नहीं होता है, उसका कारण इनमें बता रहे हैं। तो उसके लिए आता है अपने पास मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त का मतलब जो फ्री है, और बद्ध का मतलब है जो बाउंड है, किसी के आकर्षण बल में बंधा हुआ है, उसको अपने बद्ध आवेश कहते हैं। कैसे इसको समझे, उससे पहले एटम के बारे में देखते हैं अपने कि परमाणु कैसा होता है। जैसे अपने जानते हैं कि ये परमाणु है, बीच में इसका नाभिक होता है, और इसके चारों डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक हैं, जैसे अपने इस डायग्राम में दिखाया एग्जाम्पल के रूप में, तो इस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक है। और जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, यानी कि जो बाह्यतम कोश है या जो बाहर के कोश है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसमें नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होगा। जो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें है, सबसे बाहर के कोश में है, उस पर इसका आकर्षण बल बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। एक तरह से वो मुक्त अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने देखते हैं कि चालकों में धारा आसानी से क्यों बहती है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कोश जो अपने कह रहे हैं, इससे लास्ट वाला जो बाह्यतम कोश, संयोजी कोश, उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसमें नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पदार्थ में विचरण कर सकता है, गति कर सकता है, मोशन कर सकता है। इसका मतलब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के आकर्षण बल से नहीं बंधा हो या बहुत कम आकर्षण बल से बंधा हो, उस इलेक्ट्रॉन को अपने कहते हैं
मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए अपने कहते हैं, कोई कहेगी आपको कि चालक में धारा आसानी से क्यों बहती है, तो एक लाइन का आंसर अगर आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि चालकों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी के कारण उसमें धारा आसानी से बहती है। तो यहाँ जैसे बताया आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं उनको अपने कहते हैं एक तरह से बद्ध आवेश। बंधे हुए आकर्षण बल से तो वो बद्ध आवेश होंगे। एक चीज़ और, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया कि ये पूरे पदार्थ में, जैसे अपने कोई धातु की बात कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले, सपोज चांदी लिया आपने, चांदी का एक और ध्यान रखना कि ये सबसे अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा सुचालक अगर अपने से पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, चांदी होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की। जब चांदी की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें असंख्य, बहुत अधिक संख्या में होने के कारण वो रैंडमली इधर उधर गति कर सकते हैं, पूरे पदार्थ में गति कर सकते हैं। जब किसी भी पदार्थ से, या यूँ कहें अपने जब एटम की बात करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो जो शेष बचेगा उसको क्या कहेंगे अपने, वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन धनात्मक पार्ट बचेगा। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होता है वो सामान्य अवस्था में अपने जानते हैं उदासीन होता है। क्यों होता है उदासीन, कि जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर परिमाण के रूप में देखें तो समान होता है, तो ओवरऑल कोई भी परमाणु होता है वो हमेशा उदासीन होता है। लेकिन जब किसी परमाणु से अपने मुक्त एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है किसी भी तरीके से एनर्जी देकर, तो पीछे जो बचेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, पॉजिटिव पार्ट बचेगा। तो धनात्मक पार्ट जो बचेगा वो भी एक तरह से बद्ध आवेश कहलाता है, यानी जो वो आकर्षण बल से बंधा हुआ है, और वो रेजिड्यू जो पार्ट है, शेष जो पार्ट है, वो भी बद्ध आवेश है। तो यहाँ जनरल मीनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन का या बाउंड चार्ज का मतलब अगर सामान्य अवस्था में देखें तो वही होगा कि नाभिक के आकर्षण बल से स्ट्रांगली जो आकर्षण बल से बंधा हुआ है, स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उससे बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से होंगे, बाउंड होंगे, बद्ध अवस्था में होंगे। बात यहाँ कर रहे हैं अपने कुचालक की, तो इसमें क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे के सारे बद्ध इलेक्ट्रॉन होने के कारण, या दूसरे शब्दों में कहो फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ये आता है अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। इसमें बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें बहुत अधिक संख्या में, या यूँ कहो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते, इस वजह से ये धारा का चालन नहीं करता। अर्धचालक में दोनों गुण पाए जाते हैं, जैसे अपने जानते हैं कि सामान्य अवस्था में एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ये चालक की तरह व्यवहार करता है। ये अपने जब अर्धचालक चैप्टर करेंगे वहाँ आपको बताएंगे कि जो ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है, और फिर इसमें बताएंगे कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और फिर होल, एक शब्द यूज़ करेंगे होल, जिसको अपने क्वार्टर भी कहते हैं, कि इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल, इसके कारण धारा प्रवाहित होती है अर्धचालक में। इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनके कारण धारा का प्रवाह होता है, किसमें, चालक में। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, और इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। ठीक है, होल अगर देखें तो क्या है, कोई पूछे होल क्या है, तो अपने कहेंगे सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डॉट से मैंने दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन एक जगह से जंप करके दूसरी जगह चला गया, तो जो पीछे पार्ट बचा है, शेष पार्ट बचा है, जो खाली जगह बची है, उसी को अपने होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ जो पार्ट बचा है, जो स्पेस, खाली स्पेस बचा है, उसी को अपने कहेंगे होल। क्लियर। तो ये तीन प्रकार के पदार्थ आते हैं अपने पास। चालक, जिसमें धारा, जिसकी कंडक्टिविटी, चालकता सबसे ज़्यादा है नो डाउट, और उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। दूसरा अपनों ने बताया कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, वो विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। और अर्धचालक जो सामान्य तापमान पर कुचालक की और टेम्परेचर बढ़ाएं तो चालक की तरह व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ मुक्त और बद्ध का मतलब समझ गए अपने कि नाभिक के आकर्षण बल से जो बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन, वो एक तरह से, या जो आवेश बंधा हुआ है उसको अपने कहेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड चार्ज या बद्ध आवेश। और जो फ्री है, नाभिक के आकर्षण, बहुत कम आकर्षण बल लग रहा है, तो उसको अपने कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या मुक्त आवेश। तो ये था अपने पास पदार्थ की कैटेगराइज की है अपनों ने तीन प्रकार के पदार्थ में। स्टूडेंट्स,
अब अपने देखते हैं कि प्राविद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक्चुअल में जैसे अभी अपनों ने बताया था कि 3 प्रकार के पदार्थ, चालक, कुचालक और अर्धचालक। एक्चुअल में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो कुचालक ही होता है, ये ध्यान रखें आप कि कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ है वही एक तरह से प्राविद्युत पदार्थ है। लेकिन इनकी खास बात क्या है वो अपने देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखें कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, जैसे अपनों ने बताया था कि कुचालक है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, और ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये भी विद्युत धारा का चालन नहीं करते। लेकिन इनकी खास बात क्या है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो वो विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, ये इनकी खास बात है। अब विद्युत प्रभाव का मतलब क्या है इसको अपने समझते हैं। ठीक है, विद्युत प्रभाव का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। इनके एग्जाम्पल जैसे अपने देखें कि मोम, कागज़, तेल, अब्रक, ये सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। इनको अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो इनके जो अणु हैं वो एक तरह से द्विध्रुव की तरह कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि अपने जानते हैं कि द्विध्रुव को अगर अपने विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। ये अपने पहले देख चुके हैं पहले की वीडियो में, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें ताकि ये चीज़ें क्लियर होती जाए कि किसी भी द्विध्रुव को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो उसके निश्चित रूप से उस पर बल आघूर्ण लगेगा और वो उसको संरेखित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से विद्युत प्रभाव है। इसको और आगे अपने देखेंगे कि ये क्या मतलब है। अगर अपने प्राविद्युत पदार्थ के कैटेगराइज करें कि कितने पार्ट, कितने तरीके के, कितने प्रकार के हैं, तो ध्रुवीय और अध्रुवीय 2 प्रकार के ये पदार्थ आते हैं अपने पास, पोलर एंड नॉन पोलर। इनको देखते हैं, जब डायग्राम बनाएंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा आपके कि विद्युत प्रभाव का यहाँ मतलब क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन जैसे दोबारा रिपीट कर दूं मैं कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें अपने कहते हैं प्राविद्युत पदार्थ। ये 2 टाइप के हैं, पहला है ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ और दूसरा है अध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ। ठीक है, उससे पहले ये समझते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि परमाणु की बात करें तो परमाणु में बीच में नाभिक और उसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। ओवरऑल यूं कहें कि नाभिक धनात्मक आवेशित है। ठीक है, जैसे अपने जानते हैं कि जहाँ भी जैसे धनात्मक आवेश है उसका संपूर्ण आवेश कहाँ सेंट्रलाइज, कहाँ केंद्रित है, उसका एक पर्टिकुलर सेंटर होगा, केंद्र होगा। उसी प्रकार ऋणात्मक आवेश है चारों ओर, लेकिन उसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। जैसे अपनों ने द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं कि किसी भी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान जहाँ केंद्रित माना जाता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। वही अपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि धनात्मक आवेश तो है नो डाउट, लेकिन उसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा एक जगह, और ऋणात्मक आवेश भी है लेकिन उसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास या सेंटर कहीं ना कहीं होगा। अब उस सेंटर को देखना है अपने को, धनात्मक आवेश के सेंटर को और ऋणात्मक आवेश के सेंटर को, उसको ध्यान में रखते हुए अपने इन दोनों को डिफाइन करते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। सपोज ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तब अपने क्या कहेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अलग अलग है। सपोज यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों सेंटर अलग अलग है। एक ही बिंदु पर है, यहाँ भी धनात्मक है और यहीं इसका सेंटर ऋणात्मक है, तो उसको अपने कहेंगे संपाती। ठीक है, एक ही पॉइंट पे हो तो उसको अपने मैथमेटिकली संपाती कहते हैं। तो यहाँ देखिए ध्रुवीय पदार्थ कौन से हैं कि वे पदार्थ, या यूं कहें कि इनमें धनावेश केंद्र व ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होते। जैसे नाम से स्पष्ट है, पोलर ध्रुवीय, ध्रुव बनते हैं, यहाँ पॉजिटिव का सेंटर होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा, यानी कुछ न कुछ गैप होगा उसमें, उनके बीच में डिस्टेंस होगी, तो उसको अपने कहेंगे ध्रुवीय प्राविद्युत। क्या डेफिनेशन होगी कि वो जिनमें वे पदार्थ या वे प्राविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, यानी अलग अलग होता है, उसे अपने कहते हैं ध्रुवीय प्राविद्युत। इसके जो एग्जाम्पल है जैसे HCl है, H2 है एटसेट्रा, ये इसके जनरल एग्जाम्पल है। इसको अपने और अगर एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज आपके पास बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है, अभी अपनों ने बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं अप्लाई किया, इसका मतलब E = 0। E = 0 का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र नहीं है। उस केस में आपने एक सब्सटेंस ले लिया, एक आपने पदार्थ ले लिया, कौन सा, ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ ले लिया। जैसे अपनों ने बताया कि ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ में प्रत्येक अणु का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो अलग अलग होगा। डायग्राम में अपनों दिखाया, एक अणु की बात करूं तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा। एक अणु ये दिखाया अपनों ने पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं।
ठीक है। तापीय ऊर्जा के कारण कह सकते हो कि ये यादृच्छिक गति कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कहीं अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो एक अगर मॉलिक्यूल की बात करें अपने, एक अणु की बात करते हैं अपने, तो इसका नो डाउट द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं अपने, जहां एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये अपने पहले भी देखा था, प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो वहां द्विध्रुव आघूर्ण होता है और उसकी वैल्यू P = Q × D। ये पहले अपने देख चुके हैं। इसका मतलब दो आवेश, एक प्लस और दूसरा माइनस आवेश और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तब द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। तो इसमें एक अणु की अगर बात करते हैं तो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण होगा एक अणु के लिए, उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होगा। लेकिन जब पूरे पदार्थ की बात करते हैं अपने, जिसमें कई सारे अणु होते हैं, तो इस अणु के लिए P की डायरेक्शन कौन सी होती है अपने पहले देख चुके हैं। P की डायरेक्शन हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ P की डायरेक्शन ये माइनस है प्लस है, इस तरफ होगी। इसमें P की डायरेक्शन ये वाली होगी, इसमें ये वाली होगी, इसमें ये वाली होगी। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखें पूरे पदार्थ की बात करें तो उसके लिए नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, एक अणु की जब बात करते हैं तो उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, लेकिन जब पूरे पदार्थ की सब्सटेंस की बात करते हैं तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में P है और नेट जो आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल करके अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, P नेट पूरे पदार्थ का वो 0 होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ कि इसको अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र लगाए इस डायरेक्शन में, ये क्या दिखाया अपनों ने, बाह्य विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया। अपने जानते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में पॉजिटिव चार्ज है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने की कोशिश करता है या उस पर बल लगता है, नेगेटिव उसके विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ देख रहे हो नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका P अगर देखें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा भी यही है, इसकी भी यही दिशा है और सभी एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। सभी एक दिशा में को अलाइन संरेखित हो जाते हैं, एक ही रेखा में आ जाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इसमें। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये संरेखित हो जाते हैं। इसको परावैद्युत पदार्थ जब अपने डिस्कस करते हैं तो इसको ध्रुवण भी कहा जाता है। जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओगे आप, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ये को अलाइन संरेखित हो जाते हैं। जितना विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतना ज़्यादा संरेखित होने की इसमें प्रवृत्ति होगी। अब देखिए, जैसे अपनों ने बाह्य विद्युत क्षेत्र E = 0 का मतलब क्या हुआ, ये 0 नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे ही आपने अप्लाई किया है तो ये को अलाइन हो गए, एक संरेखित हो गए। संरेखित होने के कारण P नेट की वैल्यू 0 होगी इसमें, यानी विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका नेट डाइपोल मोमेंट P 0 था ओवरऑल पदार्थ की बात करें तो, और इसमें नेट डाइपोल मोमेंट वो नॉन जीरो होगा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। तो ये तो है ध्रुवीय, जैसे मैंने बताया नाम से स्पष्ट है। ध्रुवीय का मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो एक ही जगह नहीं होगा, संपाती नहीं होता है। इसके इस तरफ आते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, इनमें या इसमें धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती होते हैं। यानी जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, जो डॉट बनाया अपनों ने, यहाँ थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको दिखे अच्छे से, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है सपोज, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो भी यहीं होगा इसी पॉइंट पर। तो ये पदार्थ कहलाते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। H2O, 2N2, CO2 ये सारे के सारे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं। अब इसको अगर देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पर सेंट्रलाइज है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का जो केंद्र है वो एक ही बिंदु पर है, इसलिए अपनों ने इसको ऐसे दिखाया है। यहाँ से एक ही बिंदु पर है, यहाँ भी ये प्लस माइनस साथ साथ लिखा है अपनों ने, लेकिन इसका मतलब यही है जो मैंने यहाँ बताया कि प्लस का और माइनस का सेंटर एक ही जगह है। इसका प्रत्येक अणु की बात करें, अब यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ अपनों ने बताया था कि एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, नेट द्विध्रुव आघूर्ण एक अणु का 0 नहीं है, और यहाँ नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। क्यों है? क्योंकि जहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वहीं नेगेटिव चार्ज का है, तो द्विध्रुव डाइपोल का निर्माण ही नहीं होगा, ठीक है। तो प्रत्येक अणु का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। अगर प्रत्येक अणु का डाइपोल मोमेंट 0 है, इट मीन्स टोटल का भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा।
राइट साइड में अगर बात करें तो जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में अप्लाई करते हो, जैसे ये हुआ था सेम यहाँ पर होगा कि पॉजिटिव चार्ज उस तरफ मूव करेगा और नेगेटिव इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु की बात, प्रत्येक अणु की बात करें या पूरे पदार्थ की बात करें तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। तो ये आता है अपने पास ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ, दो टाइप के पदार्थ हैं। और इन जनरल अपने कहे पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ का जैसे अपनों ने बताया कि विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए विद्युत प्रभाव का मतलब एक बार फिर से बता दूं कि ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ इसमें और इसमें अंतर देखिए, क्लियर होगा आपको। यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। ये पदार्थ कौन सा है, ये कुचालक पदार्थ है। एक्चुअल में देखें तो कुचालक पदार्थ है, धारा का चालन नहीं करता है। लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाने का मतलब है जैसे ही आपने इस पे विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा, इस तरह से डाइपोल बन जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर नेट डाइपोल मोमेंट का मान 0 होना, ये एक तरह से आप कह सकते हो विद्युत प्रभाव है। स्टूडेंट्स, जो परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है वो अपनों ने देखा भी कि 2 प्रकार का होता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि परावैद्युत पदार्थ हमेशा विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है वो, ठीक है ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है और ओवरऑल वो उदासीन होता है। तो जितने भी परावैद्युत पदार्थ है वो उदासीन होते हैं। अब देखिए कुछ जनरल डेफिनेशन आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको देखते हैं एक बार, वो आपको लर्न भी करनी है। पहला आता है कि परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसको कहते हैं। उसके लिए जैसे अपनों ने अभी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ देखा था, ध्रुवीय देखा था, किसी एक को देखे तो वहां से क्लियर है पिक्चर कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते ही उसमें नेट डाइपोल मोमेंट प्राप्त होता है अपने को, यानी नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, अशून्य होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है वैसे ही अपने को द्विध्रुव आघूर्ण निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी 0 वैल्यू उसकी नहीं होगी। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर या अप्लाई करने पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होना या द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना, इसी को अपने कहते हैं परावैद्युत ध्रुवण। तो डेफिनेशन यही है, देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जैसे ई अप्लाई किया है, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है, इसी को ध्रुवण कहेंगे। यानी सीधा सा अगर समझे अपने तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आपने लगाया और उसमें P जनरेट हो गया, P उत्पन्न हो गया, P इंड्यूस हो गया कह सकते हो। P का मतलब यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना, प्रेरित होना, इसी को अपने कहेंगे परावैद्युत ध्रुवण। सेकेंड आता है अपने पास रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे अपने जितना ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया आपको कि जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतना ज़्यादा नेट डाइपोल मोमेंट है वो प्रेरित होगा। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को अपने कहते हैं रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। डेफिनेशन देखिए, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P की बात कर रहे हैं अपने, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो। P है वो E के समानुपाती हो। ये क्या चीज पढ़ रहे हैं अपने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो और उसकी दिशा में हो, वह उसके अनुदिश हो, उन पदार्थों को अपने कहते हैं रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। दोबारा देखिए इसको, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो वह उसकी दिशा में हो, उन पदार्थों को अपने कहते हैं रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। सिमिलरली एक डेफिनेशन और आती है, पोलराइजेशन वेक्टर, ध्रुवण सदिश। यहाँ 2 चीज़ें हैं ध्यान रखना, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हैं उसको अपने स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं और ध्रुवण सदिश है इसको कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं अपने, वो वहाँ दिखाया अपनों ने, वो एक तरह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये कैपिटल P दिखा रहे हैं अपने पोलराइजेशन वेक्टर या ध्रुवण सदिश को। जैसे अपनों ने बताया कि किसी भी सब्सटेंस पर, जो परावैद्युत पदार्थ है उस पर विद्युत क्षेत्र आपने अप्लाई किया है तो उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। क्या प्रेरित होगा, स्मॉल p। तो इस स्मॉल p एकांक आयतन में कितना प्रेरित हुआ है या उत्पन्न हुआ है, इसी को अपने कहते हैं ध्रुवण सदिश। और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। किसका क्या मतलब हुआ कि ये
प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और आयतन का अगर अपने भाग दे दें या यूं कहें कि एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को अपने कहते हैं ध्रुवण सदिश या पोलराइजेशन वेक्टर। डेफिनेशन देखिए इसकी, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इसका मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र तो अप्लाई करना ही करना है आपको, पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न, आयतन इकाई है, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण या कहें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन यानी एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या कहलाएगा, ध्रुवण सदिश कहलाएगा, और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका मतलब कैपिटल P इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, P इज प्रोपोर्शनल टू E। जब प्रोपोर्शनल का साइन, समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर, इस कांस्टेंट एक्चुअल में ये सिंबल है, इकाई का सिंबल है, जैसे अल्फा बीटा गामा उसी तरह से ये इकाई है, ये सिंबल है, इसको अपने कहते हैं पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैटर, और ये विमाहीन राशि है, कोई विमा नहीं होती है, इसको कहेंगे अपने पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। और ये जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब पदार्थ उतना ज़्यादा ध्रुवित होगी, या दूसरे शब्दों में कहो कि ये ध्रुवता का मात्रक है, कोई मात्रक है या मापक है। कोई भी पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, वो कितना ध्रुवित होगा, कितना डायपोल मोमेंट उसमें जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, उसका मापक ये पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति है। ठीक है, तो किसी भी परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है परावैद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। तो ये आता है अपने पास पदार्थ, जिसमें जनरल 3 डेफिनेशन है, परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, साथ ही साथ रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, और ध्रुवण सदिश क्या होता है। फ्रेंड्स, अब अपने देखते हैं कि विद्युत धारिता क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता का क्या मतलब है, इसको अपने समझते हैं। उससे पहले एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूं, मैथ्स की तरफ लेके चलता हूं। सपोज आपके पास कोई भी 2 पोर्ट दिए हुए हैं, पात्र दिए हुए हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये एक गिलास है आपके सामने, ठीक है, इसमें आपको ऑलमोस्ट ये बेलनाकार है, अगर आपको इसकी त्रिज्या दे दी जाए, हाइट दे दी जाए, तो पूछा जाए कि इसका आयतन कितना होगा, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप। आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे और आयतन ज्ञात हो जाएगा। ये मैथ्स में करते हैं अपने कि इसका आयतन इतना मीटर क्यूब आएगा, जितना भी है वो फाइंड आउट होगा। अब अपने कहें कि इस आयतन को, आयतन का मतलब जैसे अपने कहें सपोज इसका आता है 2 मीटर क्यूब, किसी कोई भी पात्र है उसका आयतन है 2 मीटर क्यूब। इससे ज़्यादा अगर इसमें पानी डालोगे आप तो क्या होगा, वो निश्चित रूप से बाहर आ जाएगा। या यूँ कहें कि ये आपने गिलास लिया, इसमें पानी डालते गए, जब ये फुल हो जाएगा, ऊपर तक भर जाएगा, उसके बाद और पानी डालोगे तो वो निश्चित ही बाहर गिर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयतन निश्चित है, ठीक है, उससे अधिक आयतन इसका नहीं हो सकता। इसी आयतन को जब अपने पात्र की बात करते हैं, इस तरह के बर्तन की बात करते हैं, तो अपने कह देते हैं कि वो आयतन है। लेकिन जब चालक की बात करते हैं और उसको आवेश देते हैं तो सेम कहानी वहाँ लागू होती है, लेकिन वो चालक है। यहाँ अपनों ने पानी की बात की है, या आयतन कह लो, पानी अपने जैसे जैसे गिलास में डालेंगे एक निश्चित मात्रा के बाद और ज़्यादा नहीं आएगा। वहाँ अपने कहेंगे कि जब चालक को आप आवेश देते जा रहे हो, सपोज ये चालक है, कल्पना कीजिए कि ये चालक है, एक्चुअल में नहीं है, कल्पना कीजिए कि ये चालक है, इसको बाहर से आप आवेश देते जा रहे हो, आवेश ये ग्रहण करता जाएगा, एक लिमिट के बाद आवेश ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे अपनों ने बताया कि गिलास में आप पानी डालते जाओ, एक लिमिट के बाद पानी अगर डालोगे आप भरने के बाद तो वो बाहर गिरेगा, तो उसको अपने कहते हैं लीकेज ऑफ वाटर, पानी का लीकेज होना, बाहर की तरफ गिरना। उसी प्रकार जैसे किसी चालक को आवेश देते हो आप, तो एक निश्चित अमाउंट तक, निश्चित मात्रा तक तो वो आवेश लेगा, उसके बाद जो आवेश दोगे वो बाहर की तरफ लीकेज हो जाएगा, ठीक है, यानी उससे ज़्यादा आवेश नहीं ले पाएगा। तो मैथमेटिकली जिस चीज़ को अपने आयतन कह देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एक गिलास का या किसी भी आकृति का आयतन निकालते हैं, यहाँ पर इस चैप्टर पे अपने उसको कह देते हैं धारिता, ठीक है। आयतन को धारिता भी कह सकते हैं अपने, कि अगर आपको लंबाई दे दी जाए, त्रिज्या दे दी जाए, अलग अलग आकृतियां हैं, तो आपको जैसे गोला दे दिया जाए, उसकी त्रिज्या हो, तो उसका आयतन निकालो या धारिता निकालो, एक ही बात है, ठीक है। ये मैं को रिलेट कर रहा हूँ आपको, जो अपनों मैथ्स में पढ़ते हैं, लोअर छोटी क्लासों में, लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं, आयतन ज्ञात करना। अब धारिता का मतलब भी वही होता है, लेकिन यहाँ पर अपने जब चालक की बात करते हैं तो धारिता का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, उसको अपने देखते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये 2 गिलास है, एक छोटा है, बड़ा है, निश्चित रूप से, तो इसमें से किसकी धारिता ज़्यादा होगी,
जिसका आकार बड़ा है उसकी धारिता ज़्यादा होगी। इसकी बेचारे की छोटा सा है तो इसकी धारिता कम है, इसकी धारिता ज़्यादा है। तो जिसका आकार ज़्यादा होगा उसकी धारिता ज़्यादा होगी, या यूँ कहें कि इसका आयतन ज़्यादा है, इसका आयतन कम है। अब यहाँ पर इसको दूसरे रूप में देखें कि जब किसी चालक को, कोई चालक है, उसको आप आवेश दे रहे हो। अब यहाँ दूसरी तरफ आ रहे हैं, यहाँ मैंने बताया आयतन से रिलेटेड, यहाँ आते हैं अपने चालक लेके चलते हैं, फिर इस पे आएंगे कि धारिता क्या होती है एक्चुअल में। इस चालक को आप बाहर से आवेश देते जा रहे हो। सपोज आपने टोटल क्यू चार्ज देना है, क्यू चार्ज देना है, तो ऐसा तो है नहीं कि क्यू चार्ज एक साथ दे दिया जाए उसको, चार्ज क्यू लाए और एक साथ छोड़ दिया। जैसे मैं कहूँ कि इस गिलास को पानी से भरना है, तो आप एक साथ नहीं भर सकते, पहले डालोगे तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, फिर कंप्लीट होगा। एक साथ या कहो कि पलक झपकते ये भर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार मान लो क्यू आवेश इस चालक को देना है आपको, तो क्यू आवेश एक साथ नहीं दे पाएंगे। इसकी कुछ अमाउंट, कुछ मात्रा पहले दे दी जाएगी और फिर इसको बढ़ाते हुए ज़्यादा आवेश देंगे। तो इसका मतलब जब आप सपोज इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, टोटल अपने को ये देना है क्यू चार्ज, लेकिन आपने कुछ अमाउंट इसकी दे दी है, फिर और चार्ज लेके आओगे तो ये आवेश, दूसरा जो आवेश आ रहा है उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ रहे ना आप? आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो। सपोज एक चालक है, उसको आपने टोटल चार्ज, मैं दूसरे रूप में बताता हूँ आपको कि 10 कूलाम चार्ज देना है आपको। सपोज ऐसा है, आपने पहले इसको 1 कूलाम आवेश दे दिया, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझने के लिए सिर्फ 1 कूलाम आवेश दिया है, सपोज 1 कूलाम आवेश दे दिया इसको, फिर और लेके आ रहे हो 1 कूलाम आवेश, वो देना है, तो ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा अपने को जब इस बाकी बचे हुए आवेश को लाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लाइक चार्जेज है, सेम चार्ज है, तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्रकृति सेम होने के कारण। तो अपने को जो बाकी बचा हुआ चार्ज है, इसको यहाँ तक लेके आने के लिए इसके जो प्रतिकर्षण बल है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और अपनों ने पढ़ा है कि जब भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि उसमें विभव बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी चालक को आप आवेश दोगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी, या यूं कहो कि जैसे जैसे आवेश देते जाओगे, आवेश में वृद्धि होगी, वैसे वैसे विभव में भी वृद्धि होगी। बात क्लियर है? ठीक है। तो Q बढ़ने के साथ साथ V बढ़ेगा, या वाइस वर्सा भी है कि V बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। अब इसको देखते हैं अपने, पहले तो इसकी जनरल डेफिनेशन अगर देखें कि विद्युत धारिता है क्या, तो अपने कहेंगे किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जैसे अपनों ने बताया कि जैसे इसमें से, आप में से, दोनों में से देखें, दोनों गिलासों में से देखें, तो इसमें देखें कि इसकी धारिता किसकी ज़्यादा है, बड़े वाले की ज़्यादा है। या यूँ कहें कि पानी को ग्रहण करने की क्षमता किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, नो डाउट बड़े वाले में ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ, तो अपने क्या कहेंगे, इसकी धारिता अधिक है, इसकी धारिता कम है। तो वो उसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं, किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जो क्षमता है उसी को अपने कहते हैं विद्युत धारिता। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाते हैं, या विद्युत धारिता कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश प्रोपोर्शनल टू V, आवेश जैसे जैसे दोगे उसके विभव में वृद्धि होगी निश्चित रूप से। क्यों होगी, अभी मैंने कारण आपको बता दिया है कि जैसे जैसे Q बढ़ाओगे वैसे वैसे V के मान में वृद्धि होगी। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है C, एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये C एक कांस्टेंट है जिसको अपने कहते हैं विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। C है चालक की धारिता, या यूं कहो कि विद्युत धारिता, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है जिसको समानुपातीय नियतांक है, जिसको विद्युत धारिता कहते हैं। अब इससे यहाँ से, और इसका मात्रक अगर देखें, Q इसका मात्रक होता है कूलाम, क्लियर, और V का होता है वोल्ट। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, और इसी को अपने कहते हैं फेरेड। स्मॉल एफ से जनरली लिखते हैं इसको फेरेड। ध्यान रखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि फेराडे भी एक शब्द होता है, मात्रक है फेराडे।
ये फेराडे होता है आवेश का मात्रक, पीछे की वीडियो में बता चुका हूं, आवेश का मात्रक होता है फेराडे, जबकि फेरड किसका मात्रक होता है, विद्युत धारिता का। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कहीं कंफ्यूज न हो, इसलिए मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता दिया आपको। फेरड इसका मात्रक होता है, जनरली फेरड यूज करते हैं, लेकिन फेरड एक फेरड बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रक भी यूज करते हैं अपने, माइक्रो फेरड, ये कह सकते हो आप पिको फेरड, नैनो फेरड, ये कई सारे यूज करते हैं। नैनो फेरड, माइक्रो 10⁻⁶, इसमें C = Q/V। इसका मतलब Q और V में अगर ग्राफ बनाते हो, Q और V में, तो Q V के समानुपाती है, इसका मतलब इन दोनों के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। V किस में है, वोल्ट में, और आवेश किस में है, ये कूलाम में है। तो Q और V में ग्राफ ये 45 डिग्री पर आएगा, इस तरह से आएगा। अगर अपने इसकी ढाल की बात करें, इस ग्राफ की ढाल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में कहें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहें, 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, उसको देखिए। पहला ये कि QV ग्राफ, इसकी जो स्लोप है वो किसको प्रदर्शित करती है, QV ग्राफ की ढाल है, स्लोप है, वो किसको प्रदर्शित करेगी, ये अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस ग्राफ की ढाल अगर अपने मैथमेटिकली अपने जानते हैं कि इसकी जो ढाल होती है उसको tan थीटा से डिनोट करते हैं अपने, या फाइंड करते हैं tan थीटा, इसके कोई भी पॉइंट ले, तो क्या होगा इसमें, tan थीटा अगर फाइंड आउट करें तो अपने Q/V, और Q/V क्या होगा, C = C। इसका मतलब QV ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत धारिता को प्रदर्शित करती है, विद्युत धारिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिए आप कि QV ग्राफ की ढाल विद्युत धारिता को प्रदर्शित करती है। कई बार इसका उल्टा भी आ जाता है कि सपोज आपने इस तरफ V ले लिया और इस तरफ Q ले लिया, यानी VQ ग्राफ है, तो उसमें भी ग्राफ नो डाउट ऐसे ही बनेगा, लेकिन VQ ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करेगी, वो करेगी V/Q को, V/Q। अब V/Q देखिए, V/Q 1/C, 1/C, 1/C को ये प्रदर्शित करेगी। तो ये आता है अपने पास विद्युत धारिता। धारिता है क्या एक्चुअल में, किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। इसका मात्रक इसका फेरड है। इसकी विमा और देख लेते हैं साथ के साथ, इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं, विमा, इसकी विमा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, C = Q/V से। तो C की विमा फाइंड करनी है तो Q, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप Q की विमा, V की विमा दोनों पुट करो, सोल्व कर लो, उससे भी आ जाएगा। दूसरा डायरेक्ट याद रखनी है आपको, और या फिर V का जो फॉर्मूला है उससे भी, जैसे Q लिख दिया, V = W/Q, W/Q है तो Q² हो जाएगा। कैसे लिख रहा हूँ मैं कि V = W/Q, ये जनरल फॉर्मूला पढ़ा है अपनों ने, ठीक है। तो Q²/W। अब Q की विमा क्या होगी, Q की विमा अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं A1T1, Q = IT होता है, उससे लिख रहा हूँ मैं, इसका स्केयर अपॉन इसकी विमा देख रहे हैं तो W की कार्य की विमा होती है M1L2T-2। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आ जाएगा अपने पास, इसको ओपन करें तो A2T2 अपॉन M1L2T-2। इसको अगर सोल्व करते हैं तो अल्टीमेटली अपने पास आ जाता है, यहाँ देखो, M-1 L-2 T, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, 4 और A2। ये विमा आती है C की विमा। इसको याद रखना है आपको, डायरेक्ट लर्न रखना है, ताकि एग्जाम में आए तो आपको सोल्व नहीं करना पड़े, ठीक है। M-1 L-2 T4 A2, दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये मतलब है चालक की धारिता का। इसका मतलब अगर कंक्लूड करें इसको, तो किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इसको अपने विद्युत धारिता कहते हैं। और किसी भी पदार्थ की, किसी भी चालक की धारिता निश्चित होती है, उसको बढ़ाया जा सकता है दूसरे तरीके से। जैसे अपने ये कहें कि कोई चालक ले लिया, जैसे मैंने पहले बताया कि आवेश देते जा रहे हो, तो एक निश्चित सीमा के बाद वो आवेश को ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस है वो भी निश्चित है।
इसको इसको बढ़ाया जा सकता है, कई तरीके हैं, उसको आगे अपने डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ और देखें इसमें, जैसे आप कहें कि QC 1 फेरेड की अगर डेफिनेशन अगर देखें अपने, धारिता 1 फेरेड कब होगी, अगर अपने Q कह दें 1 कूलम और पोटेंशियल विभव में वृद्धि कितनी होगी 1 वोल्ट, तो C कितना हो जाएगा 1 फेरेड। ठीक है, तो यानी किसी भी चालक को एकांक आवेश देने पर यदि उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फेरेड होगी। तो ये 1 फेरेड की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो क्या कहोगे, किसी भी चालक को एकांक आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट है तो उसकी धारिता 1 फेरेड होगी। तो ये आता है अपने पास चालक की धारिता। भी चालक की जो धारिता है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखें। धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, चालक की धारिता हमेशा धनात्मक होती है। दूसरी चीज, चालक की धारिता किन किन पर निर्भर करती है, एक तो यूं कहें कि क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, आकृति पर निर्भर करती है, उसके आकार पर निर्भर करती है, साथ ही साथ अन्य चालक जो पास में उपस्थित है उस पर भी डिपेंड करती है कि एक चालक है उसके पास में दूसरा चालक है तो धारिता निर्भर करेगी। कुछ चीज़ें और है, जैसे अपने कहें किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंस है कि धारिता और किन चीज़ों पर डिपेंड, माध्यम पर नो डाउट निर्भर करती है, माध्यम कैसा होगा उस पर डिपेंड करती है। और बाकी अपने नेक्स्ट जो करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसमें भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए छोटा सा टॉपिक आता है अपने पास, विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करनी है। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया अपनों ने, गोलीय चालक लिया है जिसकी त्रिज्या r है, उसको टोटल चार्ज Q देने पर उसके विभव में वृद्धि V है। ठीक है, तो अपने जानते हैं कि किसी भी चालक की सतह पर विभव कितना होता है, V = KQ/R। चालक की सतह पर विभव V = KQ/R, अगर उसको Q चार्ज दिया जाता है तो। अब अपने को फाइंड करना है, जैसे अपनों ने जानते हैं कि Q = CV, अभी अपनों ने देखा था, तो C = क्या होगा Q/V, ये पहले से जानते हैं अपने। और ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनों ने लिखा C = Q/V। V की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, C = Q/V, V is KQ/R, Q से Q कैंसिल, तो C कितना आ गया, C = R/K। तो ये फॉर्मूला आता है किसी भी गोलीय चालक की धारिता। K को लिख सकते हैं अपने 1/4πε0, K को क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। तो इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो आप, C = 1/K हो तो इसका रिवर्स कर देंगे 4πε0R, ये आता है। और यहाँ से रिजल्ट आता है C is proportional to R। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे चालक की त्रिज्या बढ़ेगी, आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी धारिता निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। R बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ता है। ठीक है, तो आकार जैसे बढ़ेगा धारिता नो डाउट बढ़ेगी। और C = 4πε0R या R/K, और K की वैल्यू न्यूमेरिकल में अपने क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁹, ये यूज़ करना है और किसी भी गोलीय चालक की धारिता फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पृथ्वी की धारिता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, पृथ्वी की धारिता। यहाँ देखो मैथमेटिकली अपने फाइंड करेंगे अभी, लेकिन एक चीज़ आती है कि अगर अपने पृथ्वी का पोटेंशियल 0 मान लें, पृथ्वी का विभव 0 मान लेते हैं, 2 पॉइंट यहाँ मैं बताऊंगा आपको। पहला ये कि अगर पृथ्वी का विभव 0 मान लें तो यहाँ देखो C = Q/V, V अगर 0 पुट कर दें तो Q/0 = इनफाइनाइट। इसका मतलब पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी या कितनी होती है, अनंत, अगर अपने पृथ्वी का विभव 0 माने तो। ये एक्चुअल में रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मैं कहूँ, इसका एग्जांपल दूसरा दूं आपको कि पृथ्वी की सतह इससे एक बॉल को ऊपर फेंका है h हाइट तक, m द्रव्यमान की बॉल है, h हाइट तक फेंका है। कोई कहे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वो होगी mgh। तो h कहाँ से काउंट किया है अपनों ने, यहाँ से किया है, पृथ्वी की सतह से अपने नाप रहे हैं। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट या निर्देश स्थिति कौन सी मानी है अपनों ने, वो मानी है अपनों ने पृथ्वी की सतह। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे अक्सर जाते हो आप, तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है इस टाइप का बोर्ड लगा होता है, उस जंक्शन का नाम लिखा होता है। जैसे मैं बात करूँ हनुमानगढ़ की,
ठीक है, यहाँ हनुमानगढ़ लिखा है और नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई 184 मीटर। जैसे हनुमानगढ़ का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समुद्र तल से ऊंचाई 184 मीटर है। जो रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ का है उसके बोर्ड लगा होगा और उस पर ये लिखा है हनुमानगढ़ की समुद्र तल से ऊंचाई 184 मीटर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इसमें निर्देश स्थिति किसको माना है, रेफरेंस किसको माना है, वो समुद्र के लेवल को रेफरेंस माना है और उससे हाइट मेजर की है। सेम एज अगर पृथ्वी की धारिता काउंट कर रहे हैं अपने इसके विभव को 0 मानते हुए, तो इसकी धारिता अनंत होती है, अनंत होगी, ठीक है। लेकिन इन रियल पृथ्वी की त्रिज्या को कंसीडर करते हुए अगर अपने फाइंड करें, दूसरा पॉइंट निर्देश स्थिति के सापेक्ष तो ये कहानी होगी। इसके आधार पर ही अपने कहते हैं कि पृथ्वी को आप कितना भी आवेश क्यों न दो वो ग्रहण कर लेती है। बिजली कड़कती है, जिसको थंडर कहते हैं, अपने बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है तो कितना आवेश होता है और वो सारा का सारा आवेश कहाँ जाता है, पृथ्वी में। तो पृथ्वी में आवेश ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से अपने कंसीडर करें तो सेकंड आता है अपने को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने जाएं तो धारिता एक्चुअल में धारिता पृथ्वी की कितनी होगी विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या इसका कह लो एक ही बात है। चूंकि इसको ऑलमोस्ट गोलाकार मानते हैं अपने, तो C इजिकल टू, उससे पहले पता होना चाहिए आपको पृथ्वी की त्रिज्या वो 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 6400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं अपने, या इसमें कह लो, दैट इज सेम थिंग। C इजिकल टू R, R का मतलब है 6400 इंटू 1000 बटा K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। इसको सोल्व करें अपने, इसको अल्टीमेटली सोल्व करोगे तो ये आएगा 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, 10 की घात -6, 711 माइक्रोफेरेड। पृथ्वी की धारिता एक्चुअल में 711 माइक्रोफेरेड है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इतनी बड़ी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, इतनी बड़ी होने के बावजूद इसकी धारिता कितनी है 711 माइक्रोफेरेड, बहुत कम धारिता है। इसको देखें तो 711 माइक्रोफेरेड, इसका मतलब किसी भी चालक की बहुत अधिक धारिता आप नहीं बढ़ा सकते। 711 माइक्रोफेरेड इसकी धारिता है, क्लियर। तो ये आता है अपने पास पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता। अभी अपनों ने देखा पृथ्वी की धारिता, अब वापस इस पे देखते हैं गोलीय चालक की धारिता अपनों ने की थी C इजिकल टू 4πε0r। ये किस में है, एक्चुअल में निर्वात में है, निर्वात में या हवा में। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ C इजिकल टू 4πε0r। ये अपनों ने बताया कि निर्वात या हवा में धारिता है। अगर अपने कहें कि किसी माध्यम में होती तो क्या होता, Cm लिख देता हूं मैं, माध्यम, M फॉर मीडियम, तो क्या होता 4πε0, नहीं एप्सिलॉन, मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन इंटू आर। या इसको कैसे, इसको इक्वेशन 1, इसको क्या लिख सकते हैं Cm को इजिकल टू 4πε को लिख सकते हैं अपने एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर। तो इसकी जगह एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर इंटू आर। अब यहाँ देखिए 4πε0 इंटू आर, इक्वेशन 1 से क्या बन गया 4πε0 इंटू आर बन गया C। तो इसको लिख सकते हैं Cm इजिकल टू C इंटू एप्सिलॉन आर, या इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इजिकल टू Cm अपॉन C। एप्सिलॉन आर क्या होगा, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक और बनती है यहाँ पर परावैद्युतांक की, कि किसी भी माध्यम में विद्युत धारिता व निर्वात में विद्युत धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के रिगार्डिंग या जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जो भी आपके क्वेश्चन है या कुछ भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।